आदाब नाज़रीन, हमारे मसाइल में आपका खैर मकदम है। आज हमारे मसाइल एक बिल्कुल अलग नौइयत का है। आज हमारे मसाइल में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो अपने आप में खुद कई लोगों के बराबर है। इनकी फिक्र, इनकी शायरी, इनका लहजा, इनकी बातचीत, इनकी तहजीब, ऐसा महसूस होता है कि ये शख्सियत कई और शख्सियतों पर भारी रहेगी। इस लिहाज से आज के पैनल में सिर्फ अकेली यही शख्सियत मौजूद है। वो सरफिरी हवा थी, संभलना पड़ा मुझे, मैं आखिरी चिराग था, जलना पड़ा मुझे। आज हमारे दरमियान मौजूद हैं, हिंदुस्तान में ही नहीं, हमारे बर सगीर में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में अपनी शायरी से एक अलहदा पहचान बनाने वाली शख्सियत प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब। हाँ, आपका खैर मकदम है। वसीम साहब, आपका खैर मकदम करते हुए हमारे मसाइल में आप भी हैरान हो रहे होंगे कि हम बात मसाइल की कर रहे हैं और एक शायर वहां पर, एक अजीम शान शायर हमारे ऐसे से वहां पर मौजूद है। मुझे इस प्रोग्राम के बारे में आपने बताया नहीं। मैं यही आपको मैं इसीलिए आपको हैरतज़दा करना चाहता था। क्या शायरी जो है उससे हमारे वक्त के मसाइल का हल तलाश कर सकते हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि शायरी मसाइल के हल की तरफ इशारा करती है, मसाइल का हल नहीं पेश करती। शायरी चूँकि पूरी इंसानी तहजीब की तर्जुमान होती है, तो जब शायरी के सामने या शायर के सामने जो शायरी कर रहा है उसके सामने वो सारे सवालात उठते हैं, तो उनके जवाबात देने का तरीका उसका वो नहीं होता जो आपका होता है, अखबार का होता है, या दीगर आपके जो वसाइल हैं जिनके ज़रिए आप ख़बरें पहुंचाते हैं। शायर का बयान, शायर का तरीक़ा इज़हार अपनी तरह से होता है। उसके पास रियायतें हैं, उसके पास इशारे हैं, उसके पास क़राइन हैं। वो शायरी के ज़रिए उन चीज़ों को पहुंचाने की कोशिश करता है, नंबर एक। नंबर दो ये कि आपके लिए आज जो मसला पैदा हुआ है, कल उसे निकालना ज़रूरी है। आज जो हादसा हुआ है उसको दोहराना ज़रूरी है। शायरी ज़रूरी नहीं है कि उसी वक्त हादसे से मुतासर होकर कलम के ज़रिए जो है आवाम के सामने आ जाए। वो हादसा तहलील होता है, शख्सियत में तहलील होता है, क्रिएटिविटी में तहलील होता है। जो आपकी तख्लीकी सतह होती है वहाँ तक पहुँचता है, और उसके बाद वो किस वक्त लफ्ज़ों का जामा पहन ले उसका अंदाज़ा नहीं होता है। चुनांचे जैसे आपने बड़ा बुनियादी सवाल ये फरमाया कि आया शायरी से कुछ हल पेश किए जा सकते हैं, हल की तरफ इशारा किया जा सकता है। आपके जहन को उन मसाइल से लड़ने के लिए ताकत दी जा सकती है, रास्ता दिखाया जा सकता है और हौसला पैदा किया जा सकता है। लेकिन हल किसी शायरी के पास आज तक नहीं हुआ है और न कभी मेरे ख्याल में होगा। लेकिन जोश और वलवला शायरी से पैदा किया जा सकता है। अदब जो है वो समाज के इस तरह काम आ सकता है, समाज के मसाइल के हल की जानिब। जैसे अगर हम प्रोग्रेसिव जो मूवमेंट है उसको देखते हैं, तरक्की पसंद तहरीक जो रही, उसने आज़ादी में, जद्दोजहद आज़ादी में एक बहुत बड़ा रोल अदा किया था। जैसे जहाँ तक आप तहरीकात की बात कर रहे हैं ना, इनके नाम रखे जा सकते हैं, लेकिन हर अहद का अदब जो है वो अपने अहद का तर्जुमान होता है। हर अहद का अदब अपने दौर का तर्जुमान होता है। क्या मीर ने नहीं देखी थी नादिर शाह की दिल्ली और अहमद शाह अब्दाली की दिल्ली? उन्होंने एक शेर के अंदर पूरा कहना चाहिए इज्तिमाई दर्द बयान कर दिया। दिल पुरखू की एक गुलाबी से, उम्र भर हम रहे शराबी से। गज़ल का उनके पास फॉर्म था, उसी के जरिए वो बात अदा कर सकते थे। उसके बाद जैसे आपने बताया तरक्की पसंद, उसमें बराह रास्त आवाम के मसाइल, मजदूरों के मसाइल, के खेत के, खलियान के, यह आए बराह रास्त। लेकिन ये कि बहुत ज़्यादा बाकी शायरी नहीं है, बाकी रहने वाली। इसलिए कि अगर आप आज के मौजू से जुड़ने के बाद मौजूआती शायरी करेंगे तो उसकी उम्र जो है मौजू के साथ ख़त्म हो जाएगी। शायरी चूँकि आपकी आफाकी अक़दार की तर्जुमान हुआ करती है, तो रिफ्लेक्शंस तो आएंगे वहाँ पर मसाइल के, लेकिन ये कि वो देर पा होंगे। उनके बयान करने का तरीका वो होगा कि वो अहद के मसले के साथ ख़त्म नहीं होंगे, दौर के साथ ख़त्म नहीं होंगे, बल्कि अगले दौर तक जो है मुंतकिल होते चले जाएंगे। और आप उस अहद की तारीख, जिस दौर में वो शायरी लिखी गई है, वो तारीख से बेहतर अदबी तारीख के अंदर आप पढ़ सकते हैं।
जैसे सर हम सरहद पार में पाकिस्तान वगैरह में हमने देखा है जिस तरह के रुझानात रहे, जैसे फैज़ रहे या हबीब जालिब वगैरह की जो शायरी सामने आती है, तो उसमें क्या हमने नहीं देखा कि उन्होंने उस दौर की हुकूमतों के खिलाफ, उनके जुल्म सितम के खिलाफ आवाज़ बुलंद की? नहीं, आवाज़ तो देखिए हर अहद में बुलंद की जाती है। पहली बात तो ये है कि तख्लीकी फनकार अपने अहद से, अपने मुआशरे से कभी मुतमईन नहीं होता। वैसे तो कोई आदमी भी नहीं होता, लेकिन वो बिलखुसूस नहीं होता। और उसके जहन में जो खाका होता है, तसव्वुर होता है, जो ख्वाब होता है, वो कैसे अमली जामा पहने, कैसे जनाब अली वो हकीकत बने, इस तगोदो में वो लगा रहता है। लिहाजा वो ख्वाब दिखाने का तो आपको आदी है, लेकिन आप ये चाहें कि जनाब अली आप जैसे किसी अहद की, फैज़ की बात कही आपने या हबीब जालिब की बात आपने कही, नो डाउट उन्होंने अपने अहद के जो भी मसाइल थे, जो भी इक़्तिदार का साहिबान इक़्तिदार थे उनके खिलाफ, लेकिन साहिबान इक़्तिदार के खिलाफ कह लेना ही तो बड़ी शायरी नहीं है। बड़ी शायरी जो है, मैंने पहले ही आपको बताया कि इंसानी कदरों पे यकीन रखती है, मुस्बत कदरों पे यकीन रखती है। आप जितना तामीरी रवैया पैदा कर सकें शायरी के ज़रिए, मैं समझता हूँ कि हर अहद की शायरी अपनी तमाम तर सलाहियतों के साथ, अपनी तमाम तर तवानाइयों के साथ, अपनी तमाम तर ताकतों के साथ महफूज जो है, तो वो इसलिए है कि उसने इंसानी इक़दार की पासदारी की है। चुनाचे आप हिंदी में देख लीजिए, उर्दू में देख लीजिए, बड़ी शायरी जितनी हुई आज तक आपके साथ चल रही है। उस ऐसा नहीं कि उस अहद की तर्जुमानी नहीं की उसने, मगर उसके बयान करने के तरीके अलग थे। इनके ज़माने में बयान करने के तरीके अलग हो गए, या तरक्की पसंद तहरीक के ज़माने में बयान के तरीके अलग हुए, तो तरीके तो बदलते रहेंगे, लेकिन इंसानी दर्दमंदी का बयान शायरी में था, है और हमेशा रहेगा। आपके हिसाब से आज के जो मसाइल हैं वो किस तरह के हैं जो आपकी नज़र में आते हैं, एक शायर की हैसियत से या एक हसास जहन की हैसियत से? देखिए, ये तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे नौजवान बच्चे बैठे हुए हैं और आप बता रहे हैं मीडिया ही से वाबस्ता हैं, तो इनको आगे चल के इन तमाम चीज़ों को सामने भी रखना पड़ेगा, अपने कलम के ज़रिए उनको उठाना भी पड़ेगा, जहाँ जहाँ इनको मौका मिलेगा उन मसाइल को उठाएंगे। मसाइल हर अहद के मुख्तलिफ होते चले जाते हैं। एक दौर था, आबादी आपकी कम थी, बादशाहतें थीं, नवाबीन थे, उमरा थे, राजा थे। उस ज़माने में आवाम के मसाइल उभर कर आते ही कहाँ थे, सामने कहाँ आते थे? मसाइल तो होते थे, लेकिन ये को मसाइल जो थे वो पब्लिक होते नहीं थे, इसलिए कि ना उस ज़माने में मीडिया था, ना आपके अखबारात का चलन था, तो मसाइल होते होंगे तो। लेकिन जैसे जैसे ज़माने ने तरक्की की, मगरबी असरात में और ज़्यादा आपके मीडिया ने आज जहाँ तक ये पहुँच गया, तो ये मसाइल तो सामने आते रहेंगे। तो इन मसाइल से निपटने के तरीक़ों का सवाल पैदा, किस तरह के, आपने कहा कि किस तरह के मसाइल समाजी भी हैं, तालीमी भी हैं, सकाफती भी हैं, तहजीबी भी हैं, फ़िक्री भी हैं, अदब। तो मसाइल से तो इंसान घिरा हुआ है, लेकिन इन मसाइल से किस तरीके से नबर्द आज़मा हुआ जाए, किस तरीके से इनसे जूझा जाए। अब उसके अंदर जहाँ जहाँ पर समाज के अंदर आपको नाबराबरी नज़र आती है, जहाँ जहाँ पर नाइंसाफ़ी नज़र आती है, जहाँ जहाँ पर आपको अदम तहफ़्फ़ुज़ नज़र आता है, इन तमाम चीज़ों का इजहार शायरी और तहरीर या मिसाल के तौर पर आपकी सहाफ़त बराबर करती रहती है। लेकिन सहाफ़त के इन कहने चाहिए कमियों के इजहार का तरीका अलग है, शायरी, साहित्य, अदब के इजहार का तरीका अलग है। इस बात को जरूर समझना। आपका एक शेर है कि सुबह तक शाम की नज़रों से उतर जाते हैं, इतने समझौतों में जीते हैं कि मर जाते हैं। ये किस किस्म के मसाइल की तरफ इशारा करता है? अब मेरे ख्याल में तो मेरी बात का जवाब आपने मुझसे बेहतर तरीके से दे दिया, इसलिए कि मैं बजाय इसके कि इसको कहूँ उसको कहूँ, मेरा तो ये मिजाज नहीं है। वैसे मेरे ख्याल में शायरी का मिजाज होना भी नहीं चाहिए, लेकिन एक कुल्लिया बयान हो गया कि शाम तक सुबह की नज़रों से उतर जाते हैं। वाह, जो हम और आप सुबह से शाम तक देख रहे हैं। अब ये इतना नाजुक मामला है कि इस मिसरे की कैफियत अगर पूरी तरह पहुंचे तो काफ़ी देर इंसान इसमें खो सकता है, डूब सकता है कि शाम तक सुबह की नज़रों से आप जो उठते फ्रेश, ये आज ये करूँगा जाके, आज ये करूँगा जाके, और ये करूँगा जाकर, आज ये कला फतह हो जाएगा, आज ये बात पूरी हो जाएगी, हैं? सुबह से शाम तक सुबह की नज़रों से उतर। अब सुबह पे जो चेहरा आप लेकर चले थे, जो शख्स, जो आप हौसला लेकर चले थे, हैं, अब उसको आते हैं मसाइल, बकौल आपके दिन भर उन मसाइल से जूझता है। कहीं पर फाइल बढ़ा रहा है, अफसर बढ़ने नहीं दे रहा है, कहीं पर
तरह तरह की रुकावटें उसकी आ रही, मैं तफसील में क्या जाऊँ। तो अब इस शेर का आप इसलिए तो मसाइल का बयान आप देखिए किस तरीके से हुआ कि शाम तक सुबह की नज़रों से उतर जाते हैं। जिस सुबह ने आपको आइडियल बना के भेजा था, कर कुछ नहीं पाए, तो शाम तक सुबह की नज़रों से उतर जाते हैं। इतने समझौतों पे जीते हैं कि मर जाते हैं। तो आपकी आज़ादी फ़िक्र कहीं पर मारी गई, कहीं पर आज़ादी ख्याल मारी गई, आज़ादी अमल मारी। तो शाम तक जो मसाइल आपके सामने आए, तो इससे बेहतर तो मेरे ख्याल में आपने तो मेरे सारे सवाल का जवाब खुद ही दे दिया। तो सर ये हम जब देखते हैं, अभी ये बच्चे एक प्रोग्राम में इससे कबल वाले में आए हुए, बड़ी खुशी हो रही है। आपने सब नौजवान बच्चों को यहाँ जमा किया। ये सब आपसे मोहब्बत करने वाले हैं, सतह पर जाकर बात हो, मतलब ये सब आपसे मोहब्बत करने वाले हैं। मैं ऐसी गुफ्तगू करूंगा ही नहीं जिसके मुखातिब ये ना हो, मतलब एक मैं इन्हीं से मुखातिब होना चाहता हूँ, इसलिए कि ये हमारा मुस्तकबिल है, ये हमारी बात को आगे बढ़ाने वाले हैं। मैं इन बच्चों की मौजूदगी का सुबह के 3-3, 4-4 बजे जब किसी महफिल में बैठे हुए देखता हूँ, तो सबसे पहले मैं इनका खैर मकदम करता हूँ, इनका इस्तकबाल करता हूँ, इनकी मौजूदगी को दुआएं देता हूँ कि ये इतनी ऐसी कहना चाहिए, इतनी जहरीली हवाओं में भी सांस लेने का हुनर जानने के लिए रात को 3 और 4 बजे तक बैठे हुए हैं। वाह, हमारी उन महफिलों में। वाह। तो मैं तो इनकी बड़ी कदर करता हूँ, और मैं इनके हर तजस्सुस का जिस लायक में हूँ, मैं कोशिश करूँगा कि इनकी कोई बात रायगा ना जाए, बल्कि जहाँ तक मेरी सकत है, सलाहियत है, मैं उसके हिसाब से इनकी बात की तशफ़ी हो, इनके सवाल का जवाब। वैसे साहब यहाँ वक्त मुख्तसर वक्फे का हमारा तरीका ये है कि हम एक शेर पढ़कर वक्फे पर जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप इन बच्चों से क्या कहना चाहते हैं, वो शायरी के लहजे में कहिए, ताकि हम वक्फे पर चले जाएं। जवां नजरों पे कब उंगली उठाना भूल जाते हैं, जवां नजरों पे कब उंगली उठाना भूल जाते हैं, पुराने लोग हैं अपना जमाना भूल जाते हैं। वाह। लौट कर आते हैं इस मुख्तसर वक्फे के बाद। हमारे मसाइल में आपका एक बार फिर खैर मकदम है। आज हमारे दरमियान हमारे मसाइल पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे वक्त के एक बहुत ही अहम शायर प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब मौजूद है। हमारी खुशकिस्मती है वो हमारे दरमियान मौजूद हैं। जवानों के दरमियान जब आजकल मसाइल परोसे जाते हैं, तो वो कभी हिंदू मसाइल हो जाते हैं, कभी मुस्लिम मसाइल हो जाते हैं, कभी मॉब लिंचिंग हो जाती है, कभी मंदिर में उलझ जाते हैं, कभी मस्जिद में उलझ जाते हैं। और जब हम उन लोगों से जो इन मसाइल पर बात कर रहे होते हैं, उनसे हकीकी मसाइल पर बात करते हैं, तो वो फिर उन मसाइल की बात नहीं करते। हमने कहा कि सड़कों पे 1.5 लाख लोग हर साल मर जाते हैं, आप उसी शिद्दत के साथ इस पर क्यों नहीं बात करते? लोग भूख से मर जाते हैं लाखों लोग हर बरस, उस पर क्यों नहीं बात करते? अभी आया इससे कल मेरे पास जो डाटा था उसमें था कि हिंदुस्तान 119 ममालिक में हंगर इंडेक्स पर 100वें पायदान पर था, लेकिन अब जो आया 2018 का, उसमें वो 103 पर आ गया है। तो हमारे यहाँ ये मसाइल हैं, लेकिन हम दूसरे मसाइल में क्यों उलझ जाते हैं? आपने बड़ा नाजुक सवाल किया। दरअसल मैं सियासी गुफ्तगू से पूरी ज़िंदगी बचा हूँ, पूरी ज़िंदगी बचा हूँ। और बच्चों में तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, ऐसा नहीं है कि बेवजह बचाऊँ। बात को आपकी एतबार हासिल हो, इसके लिए आपको खुद कुर्बानी देना पड़ती है। और कुर्बानी जो है वो आपके पास सबसे बड़ी कुर्बानी है ज़ब्त व तहम्मुल की, सब्र व तहम्मुल की। इसलिए कि सब्र की जितनी तलकीन की गई है हर ज़रिए से, हर तरीके से, वो एक बड़ी अहम चीज़ है। मैं आपसे सब्र की बात कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ? इसलिए कर रहा हूँ कि अपनी ज़िंदगी में एक मिशन बनाइए कि मैं कैसे सही रह सकता हूँ। मेरा एक शेर है, मुझे ये खौफ दे मालिक मुझी पर है नज़र तेरी, मुझे ये खौफ दे मालिक मुझी पर है नज़र तेरी। बस इतना ही नहीं, काफ़ी के सजदा कर लिया मैंने। वाह वाह वाह। तो खौफ खुदा, जिस वक्त खौफ खुदा आपके दिल में होगा, तो आपका कोई कदम ऐसा उठ ही नहीं सकता, समझा आप, कि जो काबिल कबूल ना हो। माशरे में आप अपने रवैये से, छोटा सा काम कर रहा है सब्जी बेच रहा है आदमी, छोटा सा काम कर रहा फल बेच रहा है आदमी, छोटा सा काम कर रहा पंक्चर जोड़ रहा है आदमी, और इसे बढ़ाते चले जाइए ऊपर तक। आप अपनी पहचान अपने अमल से बनिए। ये सारे रास्ते के फतूर जो हैं
ये खुद ब खुद मालूम होते चले जाएंगे। आप अपने किरदार के एतबार से वहाँ खड़े हों, जिस जगह भी हैं आप, तालीम हासिल कर रहे हैं क्लास में, तालीम दे रहे हैं क्लास में, अमली ज़िंदगी में दाखिल हो रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, वहाँ आप अपनी पहचान अपने किरदार से बनाइए और उसके बाद आप इस दुनिया का नक्शा देखिए, समाज का नक्शा देखिए, तो सारी चीज़ें जो हैं वो खुद ब खुद आपके रास्ते से हटना शुरू हो जाएंगी। ये मसाइल इसलिए पैदा किए जाते हैं क्योंकि हम अंदर से कमज़ोर हैं। हम आसानी के साथ किसी भी तरफ से चलाई गई हवा की जद में आ सकते हैं। जरूरत आपके पाँव मजबूत हैं तो आंधियाँ आए, आपका पाँव अपनी जगह से न हटे। इससे बेहतर रास्ता मैं कोई नहीं बता सकता ज़िंदगी में कामयाबी का, चाहे कोई मुआशरा हो, चाहे कोई ज़माना हो, चाहे कोई अहद हो, चाहे किसी तरह का सिलसिला चल रहा हो। लेकिन मैं तो ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपने इस चीज़ को गिरे में बांध लिया कि आपका अमल और आपका किरदार, आपकी गुफ्तगू और आपका अमल, इसका फासला कम कीजिए, इसको अमली ज़िंदगी में अपने उतारिए सारे उसूल, फिर आप देखिए कि आपके लिए रास्ते किस मुश्किलें आएंगी मगर आखिर में फिर रास्ता आप ही का आसान होगा। आसानी के लिए आपको ये तकलीफ ज़रूर उठाना, उसके लिए हिम्मत, बर्दाश्त, इस्तक़लाल और हौसले की ज़रूरत है। जितना आपके अंदर हौसला होगा उतना ही आपके कदम मजबूती के साथ होगा। और सर ये जवान है तो ये मोहब्बतें भी करें, जरूर करें। घर वाले के बगैर तो मोहब्बत अगर नहीं है तो आप अपने वजूद से इनकार कर रहे हैं। और किया आपने मेरे इस जुमले पर, अगर मोहब्बत नहीं करेंगे तो अपने वजूद से इनकार करेंगे। वजूद मिला ही मोहब्बत के लिए है। अब सवाल ये कि मोहब्बत के कई पहलू हैं, कई जगह हैं। सर एक मीटू भी आ जाता है आजकल तो। देखिए फिर आपको मालूम है जी, एक बार खैर वो बात दूसरी तरफ चली जाएगी। नहीं बताइए सर, बताइए वक्त से बहुत काफ़ी लोगों ने कोशिश की हर मौके पर, बल्कि मैं आज तो टीवी पर ही बात कह रहा हूँ, कई लोगों ने चाहा कि कुछ डिस्कशन के अंदर मैं आऊँ। मैंने कहा देखिए डिस्कशन में आना कोई ऐसा नहीं है कि मैं कोई इससे परहेज कर रहा हूँ, मैं आ सकता हूँ, लेकिन सवाल ये है कि उस डिस्कशन की नीयत क्या है। अगर इन्फॉर्मेशन है तो ज़रूर है और उसके पीछे कोई सोचा समझा नज़रिया है, सोची समझी बात है, तो मैं उसका पार्ट नहीं बन सकता। ये चीज़ें आ रही हैं और ऐसी ऐसी नई चीज़ें आ रही हैं उभर कर जिनको कभी सुना नहीं, नज़रअंदाज कीजिए, आगे बढ़िए। दीज आर नॉट आवर सब्जेक्ट। हमें एक बड़ी जिंदगी की जंग लड़ना है, हमें हिंदुस्तान की अजमतों को आसमान तक पहुंचाना है। पहुंचाने के लिए ये रास्ते के जो रोड़े हैं नजरअंदाज कीजिए, ठोकर मारिए, आगे बढ़िए। ये मसाइल है ही नहीं। मैं अखबारी खबर बनने के लिए तैयार नहीं हूं। मेरा मामला यहाँ की सदियों की मुश्तरका तहजीब की इस्तकामत से है, यहाँ की सदियों की तहजीब के सिलसिले से है, तसलसल से है। और उसके लिए मैं अपने बच्चों को, अपने बड़ों को, अपने दोस्तों, जो मेरे संपर्क में आएंगे, जो मेरे ताल्लुक में आएंगे, मैं उन तक बात पहुंचाऊंगा। निजी महफिल में पहुंचाता हूं और आपने देखा होगा कि बड़े से बड़े मजमे में वही कहता हूं जो मैं सोचता हूं। आपके सर हम कॉलेज भी गए हैं बरेली में और आपके साथ हमने एक बड़ा अच्छा वक्त गुजारा वहाँ पर। वो एक इंटरव्यू। तो आपको जो वहाँ पर एक बहुत मोहब्बत और बहुत प्यार मिला, एक उस्ताद की हैसियत से अगर आप आजकल के बच्चों को देखते हैं और उस वक्त के बच्चों को देखते हैं तो आपको कुछ तब्दीली नजर आती है या बच्चे पहले भी वही थे और अभी मेरे अंदर कमी होगी? बच्चे आज भी मोहब्बत देने से चूकने वाले नहीं हैं। वाह वाह। आप उन्हें औलाद समझिए तो, आप उनके लिए दर्दमंदी दिखाइए तो, आप उनको कौम का मेमार समझिए तो, उनको आइंदा आने वाली नस्ल का सरबराह समझिए तो, आप उनमें इन्वॉल्व होइए। मैं आपकी ज़िंदगी में इन्वॉल्व होऊंगा तो आप कैसे से इज्जत नहीं करेंगे? मेरी तो उस ज़माने में भी जनाब अली किसी ने ऐसा नहीं हुआ कि किसी से मुझे ठेस पहुंची हो, तकलीफ पहुंची हो, कभी भी नहीं। तो मैं बताता हूँ आपसे, वो देखिए मेरा एक शेर है कि अपने हर लफ्ज़ का खुद आईना हो जाऊंगा। अपने हर लफ्ज़ का खुद आईना हो जाऊंगा। अपने हर लफ्ज़ का खुद आईना हो जाऊंगा, उसको छोटा कह के मैं कैसे बड़ा हो जाऊंगा। वाह वाह। देखिए माफ़ कीजिएगा, मैं बच्चों को ख़ास तरीके से इस महफिल में बताना चाहता हूँ, दूसरों के हवाले अपनी ज़िंदगी न कीजिए, अपना रास्ता खुद बनाइए। और अपना रास्ता अगर आप अमली तौर पर मजबूत हैं तो माफ़ कीजिएगा, आपका रास्ता बहुत आगे चलकर आसान होगा। दिक्कतें आएंगी मगर आसान होगा आखिर में।
आखिर में आप ही का रास्ता आसान होगा। लेकिन शर्त यह कि इस्तिकामत, पाए इस्तिकामत, आपका कदम मजबूती के साथ होगा, जो आप कर रहे हैं विदाउट कन्विक्शन कर रहे हैं और सबको जोड़कर कर रहे हैं, सबको साथ लेकर कर रहे हैं, तो आप वो इज्तिमाइयत यहाँ तामीर करने में कामयाब हो जाएंगे जो इस हिंदुस्तान का मुस्तकबिल होना चाहिए। मुझे आज की फिक्र नहीं है, मुझे आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल की फिक्र है। इसलिए कि मैं चाहता हूं कि मेरे बाद रास्ता वो बने जिससे ज्यादा से ज्यादा कांटे दूर हो जाएं और फूलों की सेज बनने के लिए तैयार हो जाए। मुझसे ज्यादा बदकिस्मत कोई नहीं हो सकता अगर मेरे बच्चे कांटों के रास्ते पर चलें। आप इसी बात को अपने अशार में कह सकते हैं, जो आपके कुछ अशार हों हमारे नाज़रीन के लिए भी कि उसूलों पर जहां आँच आए टकराना जरूरी है। उसूलों पर जहां आँच आए टकराना जरूरी है। जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। क्या बात है, वाह वाह। मगर नई उम्रों की खुद मुख्तारियों को कौन समझाए? नई उम्रों की खुद मुख्तारियों को कौन समझाए? कहाँ से बच के चलना है, कहाँ जाना जरूरी है। क्या बात है, वाह। जो एरोगेंस पैदा हो रही है, ये मौजूद शायद इससे पहले नहीं हुआ। मैंने कहा कि ख़वातीन घर टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं, ख़ानदान बिखर रहे हैं, परिवार जो है वो टूट रहे हैं। क्यों? इसलिए कि हम अपनी बुनियादों से हटे हैं। हमने मगरबी तहजीब को आँख मीच कर कबूल करने की हिमाकत की है। हमारे पास बुनियादें इतनी मजबूत हैं कि वो शेर सुनाने से पहले ये शेर सुना दूं, पर भूल जाऊंगा शायद, कि अपनी बुनियादों पे कायम जो नहीं रह पाते, अपनी बुनियादों पे कायम जो नहीं रह पाते, वही आंसू की तरह आंख से गिर जाते हैं। क्या बात है, वाह 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 वाह। अपनी बुनियादों पे कायम रहिए। तो वो शेर आता था उसमें कि थके हारे परिंदे जब बसेरे के लिए लौटे। ये खानदान का शेर है और ज़वाजी जिंदगी का शेर है। बच्चियां बैठी हुई है मेरी, मत जाना कि बहुत आज़ादी। अरे ठीक, आज़ादी आपकी, आप तो वो चीज़ है कि आप समाज को बनाने वाली हैं। आप तो समाज के तसव्वुर को हसीन बनाने वाली है। आप लोगों की तो मौजूदगी समाज में समाज की खुशकिस्मती है, मगर उसके दायरे बने हुए हैं। आप पाबंद आज़ादी हैं, आज़ाद पाबंदी हैं। फिर मैंने कहा कि थके हारे परिंदे जब बसेरे के लिए लौटे, सलीकामंद शाखों का लचक जाना जरूरी है। क्या बात है, वाह 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 वाह। घरों में तनाव होता है। तनाव का शिकार सबसे ज्यादा कौन होता है? छोटे बच्चे होते हैं। उनके छोटी छोटी बात को लेकर तनाव मालूम हुआ। इस तनाव को घरों से खत्म कीजिए। अभी मैंने हाल में वो शेर कहा, सुना होगा आपने, जिन्हें आपस में टकराने से ही फुर्सत नहीं मिलती, जिन्हें आपस में टकराने से ही फुर्सत नहीं मिलती, उन्हीं शाखों के पत्ते लहलहाना भूल जाते हैं। वाह वाह वाह। नाज़रीन, इसी टकराव पर बात करेंगे। अब वक्त है यहाँ मुख्तसर वक्फे का। वक्फे के बाद फौरन लौट कर आते हैं और हम हमारे सामीन जो है, हमारे बीच में जो नौजवान बैठे हुए हैं, वो भी वसीम साहब से सवाल करेंगे, मगर इस मुख्तसर वक्फे के बाद लौट कर आते हैं। इस वक्फे के बाद हमारे मसाइल में आपका एक बार फिर खैर मकदम है। हमारे दरमियान मौजूद है बहुत ही अजीम अहमियत के हामिल शायर मोहतरम प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब। ये हमारी खुशकिस्मती है। वसीम साहब, बहुत अच्छी गुफ्तगू हो रही है। नौजवान भी कुछ सवाल पूछना चाहते हैं और मीडिया के तालिब इल्म है, तो यकीनन इनके सवाल जो है बिल्कुल इसी हवाले से होंगे। जी, हम जब इतिहास की तरफ देखते हैं तो शायरों की बेबाकी के लिए हम उन्हें जानते हैं, लेकिन आज के समय में या तो हुकूमत का दबाव कहें या फिर अन्य कोई कारण कहें, उनकी बेबाकी में धीरे धीरे कमी आती हुई नजर आती है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? आप बेबाकी, क्या किसी को गाली देना बेबाकी समझते हैं? बेबाकी पूरी है जी। उसके साथ बेबाकी का सलीका है। हम एक महज़्ज़ब मुआशरे के लोग हैं। हम बात को कहेंगे, कही जा रही है, पूरी बेबाकी के साथ बात कही जा रही है, लेकिन वही तो तरीका होगा जो महज़्ज़ब तरीका होगा कहने का। इसलिए कि वो शायर का कहा हुआ, माफ कीजिएगा, इक़्तिदार या सत्ता की बात खबर बनती है, शायर की बात तारीख बनती है। शायर वक्ती हवाओं की चीज़ थोड़ी है। उसको तो मौलिकताओं पर रहना है, उसको तो बुनियादें नहीं छोड़नी है। उनसे कह दो मुझे खामोश ही रहने दे वसीम, लब पे आएगी तो हर बात गिरा गुजरेगी। फिर क्यों कहते हैं अब देखिए, इसमें आप मेरा दर्द अंदाजा लगाइए। क्या क्या कहना चाहता हूँ वो नहीं कहा और सब कुछ कह दिया। ये भी तो है ना।
उनसे कह दो मुझे खामोश ही रहने दे। ये एहतजाज है एक तरीके का। एहतजाज किस तरह का है? खामोश एहतजाज है। इसमें इतनी शिद्दत है, इतना कर्ब है इसके अंदर। उनसे अगर मैं बोल पड़ा, उनसे कह दो मुझे खामोश ही रहने दे वसीम, लब पे आएगी तो हर बात गरा गुजरेगी, इसलिए कि हर बात आपके खिलाफ जाएगी। तो शायर इस तरीके से कह सकता है, जो आपके सारे जितने भी कहना चाहिए जज्बे हैं उनकी कहीं ना कहीं तर्जुमानी करती है, तो लोग अपने अपने तौर पर इस्तेमाल करते हैं। एक और शेर लेना। अस्सलाम वालेकुम सर। सर जैसा कि आप पूरी दुनिया में शायरी की वजह से ही जाने जाते हैं, तो मेरे दिमाग में भी एक बात है जो मैं आपसे पूछना चाहूँगी। सर हमारी ज़िंदगी में शायरी का क्या महत्व है? देखिए, मैं आपसे कहूँ, भूख लगती है आदमी खाना खाता है, जिस्म को लिबास की ज़रूरत होती है, सोने के लिए आपको डबल बेड चाहिए, बैठने के लिए कुर्सी चाहिए, ठीक है। ये आपके भौतिक जीवन की ज़रूरतें हैं। एक जीवन वो है जो आप एहसास की सतह पे जीते हैं। किसी के बारे में सोचना, किसी से नफरत करना, किसी से मोहब्बत करना, किसी की ग़ीबत करना, किसी के रहम दिली का किसी के लिए जज्बा। तो ये जो आपके मुख्तलिफ जज्बे हैं ना, इंसानी जज्बे, इनके बगैर अगर जिस्म सिर्फ इन चीज़ों से मुतमईन हो जाए जो मैंने बताई, सिर्फ यही ज़िंदगी होती, तो इसका तो कोई तारीख ही नहीं होती। पता नहीं, एक ज़माने में लोगों ने जंगली लिबास पहने, मतलब पेड़ के पत्ते बांध के। आज आप जो लिबास पहन रहे हैं उससे तो हज़ारों साल पहले में लिबास बहुत बदल चुके, रहन सहन के तरीके बहुत बदल चुके। मगर ये पूरा इंसानी समाज आपकी उन जज्बात की तारीफ से ज़िंदा है जो सदियों में इंसानी जज्बात बनकर शायरी का लिबास पहनते रहे और आपके इसका हिस्सा। अगर आप फिर वो ज़िंदगी जीना चाहते हैं तो जाहिर है शायरी की कोई अहमियत नहीं है। शायरी की अहमियत उस वक्त है जिस वक्त आप सोचना शुरू करते हैं, समझना शुरू करते हैं जीवन के बारे में, अपने बारे में, अपने अतराफ के बारे में, अपनी ज़िंदगी के बारे में। तो जहाँ ये सवाल आएगा वहाँ पर शायरी और तख्लीकी अदब, जिसको सर्जन कहते हैं, क्रिएटिव आर्ट, वो आपके काम आएगा। जानवर में इंसान में क्या फ़र्क है भाई? वो खाता है, सो जाता है किसी पेड़ से लगकर, और सुबह को फिर उसकी दिनचर्या शुरू होती। मगर इंसान मुतमायज इसलिए होता है जानवर से कि इंसान सिर्फ खाता पीता नहीं बल्कि सोचता भी है, और जो सोचता है उसका शायरी से रिश्ता होना जरूरी है। बहुत अच्छा सवाल। हाँ, कोई सवाल? मैं आंसुओं से लिख रहा हूँ ताकि मेरे बाद कोई उसे पढ़ ना पाए। तो आपकी जो मन में जो क्या बातें चल रही थी कि आपने जो ये सवाल। देखो मियाँ, एक बात सुनो, कभी किसी शायर से उसके शेर का मतलब मत पूछना। आप समझ रहे नहीं? इसलिए कि कहा जो कुछ तो तेरा हुस्न हो गया महदूद। आपको मालूम है, गालिब से पूछ लिया था, अब तो सब पढ़े लिखे लोग हैं माशाल्लाह, ये हमारे सब बच्चे। गालिब का शेर, नक्श फरियादी है किसकी शौकी है तहरीर का, कागज़ी है पैरहन हर पैकरे तस्वीर का। क्योंकि साहब ये शेर नहीं आ रहा, पैरहन क्या है। और ये तो गालिब ने ख़त में जवाब दिया कि भाई ईरान में पुराने बादशाहों के यहाँ ये रस्म थी कि जो फरियादी होते थे वो कागज़ का लिबास पहन के आते थे। यानी वो दरबार में अगर 200 आदमी मौजूद है तो जो कागज़ का तो उन्हें पहले बुलाया जाता था कि इनकी कोई फरियाद है, परेशानी में है, तो वो कागज़ का लिबास इस बात का इंडिकेशन होता था कि इनकी कोई फरियाद है जो ये लेकर आए। तो ये गालिब बड़ा शेर कहा है, बड़ा शेर कहा कि नक्श फरियादी है किसकी शौकी है तहरीर का। इसी से उसने इंसान को खुदा के सामने इस तरीके से पेश किया, नक्श फरियादी है किसकी शौकी है। नक्श जो है इंसान है, आप सादी स्लेट है, उसके ऊपर कोई चीज़ नहीं बनी हुई है तो कोई सवाल नहीं खड़ा हो रहा। जिस दिन आपने उस पर लकीर बनाई तो मैं कहूँगा टेढ़ी है, आप कहेंगे सीधी है, आप कहेंगे उल्टी है, आप कहेंगे जिस दिन वो तस्वीर बनी स्लेट पर या कागज़ पर, उस दिन सवाल पैदा होना शुरू हुए, वरना तो कोई सवाल नहीं है। अब इंसानी वजूद सवाल कर रहा है कि नक्श फरियादी है किसकी शौकी है तहरीर का। मियाँ आप तो लिख के बैठ गए, बना दिए नक्श। कागज़ी है पैरहन, कागज़ी पैरहन यहाँ पर गालिब ने मुराद क्या लिए? नापायदार। कागज़ का लिबास तो नापायदार होगा, टेम्पोरेरी होगा ना। कागज़ी है पैरहन हर पैकरे तस्वीर का, आपको जो ये आर्टी लिबास दिया गया है तो ये फरियाद कर रहा है उससे कि मुझे काहे के लिए नक्श फरियादी है किसकी शौकी है तहरीर का बना दिया और मैं सारे मसाइल का शिकार बना हूँ। गालिब ने इसका मफहूम बयान कर दिया कि पैरहन जो है कागज़ी पैरहन उन्होंने कहाँ से लिया।
उसके बाद इस शायर के बारे में आगे सोचना बंद हो गया, इसलिए गालिब ने कह दिया। अगर शायर ने मानी बता दिए, मानी खत्म हो गए, वरना आप अपने हिसाब से मानी, हर आदमी अपने तजुर्बे के हिसाब से बुनियाद पर कर रहा। मेरा गालिब के आप शेर की तशरीह कर रहे हैं, एक और शेर है उसकी भी कर दीजिए। वो भी समझ में नहीं आया, वो हमारी जेब को अब हाजत रफू क्या है, वो क्या है सर? अरे भाई अब ऐसा यहाँ तो क्लास लग जाएगी, इसलिए लोग इसमें इंटरेस्टेड नहीं होंगे। ये बहुत बड़ा मसला है सर। बैठे मैं आपको दूसरा बता रहा, मैं ये इससे बाद में बता रहा था कि मेरा एक शेर है कि पानी पे तैरती हुई ये लाश देखिए, पानी पे तैरती हुई ये लाश देखिए। पुराना शेर है कि पानी पे तैरती हुई, और की जगह इस शेर पर, पानी पे तैरती हुई ये लाश देखिए और सोचिए कि डूबना कितना मुहाल है। वाह वाह। पानी पे तैरती हुई ये लाश देखिए और सोचिए कि डूबना कितना मुहाल है। बहुत। तो ये शेर इलाहाबाद में एक इनकम टैक्स कमिश्नर थे, मेरे बहुत ही अजीज दोस्त जिन्होंने जश्न भी किया था, मेरा DN आर्या साहब, उनका फ़ोन आया एक दिन, उनके पास 4-5 शुअरा और कोई 2 प्रोफेसर साहिबान बैठे हुए थे। उनका फ़ोन आया कि भाई मुझे छोटे भाई की तरह मानते थे, मैं भी उन्हें बड़ा भाई समझ। मैंने कहा, बोले कि भाई ये बताइए आप कि ये शेर यहाँ इस बार डिस्कशन में है और इसके 4 मानी निकाले जा चुके हैं, सबका कहना यह है कि आप बताइए कि आपने क्या सोच के कहा है। तब मैंने ये बात दोहराई थी जो मैंने आपको सुनाई। मैंने कहा कभी मुझसे शेर के मानी मत पूछिएगा, जिस दिन मैंने मानी बता दिए वो मानी शेर के महदूद हो जाएंगे, सीमित हो जाएंगे। शेर शेर है, आप अपनी तरह समझेंगे, आप अपनी तरह समझेंगे, आप अपनी तरह समझेंगे, दैट्स इट, बस यही शायरी है। हम ब्रेक पर जा रहे हैं, आप जो है बस एक शेर पढ़ दे तो फिर हम उधर के भी कुछ सवाल ले लेंगे, उसके बाद आपकी जहमत तमाम हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। जरा सा कतरा कहीं आज अगर उभरता है, जरा सा कतरा कहीं आज, जरा सा कतरा कहीं आज अगर उभरता है, समंदरों ही के लहजे में बात करता है। क्या बात है, वाह वाह वाह। नाज़रीन, लौट कर आते हैं इस मुख्तसर वक्फे के बाद और फिर वसीम साहब से आखिर में हम तरन्नुम में उनकी गजल सुनेंगे, मगर इस मुख्तसर वक्फे के बाद। हमारे मसाइल में आपका एक बार फिर खैर मकदम है। आज हमारे दरमियान मौजूद हैं प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब, उनसे हम अपने मसाइल पर बात कर रहे हैं और हम देखना चाहते हैं कि अदब जो है हमारे सामाजिक मसाइल का हल निकाल सकता है कि नहीं, उस पर भी गौर हो रहा है। लेकिन हम कुल मिला के वसीम बरेलवी साहब की शख्सियत का अहाता कर रहे हैं। उधर से कोई सवाल पूछ रहे हैं जी। लोग मुझे होठों से लगाए फिरते हैं, लोग मुझे होठों से लगाए फिरते हैं, मेरी तस्वीर किसी अखबार की मोहताज नहीं। बहुत शुक्रिया। आपकी एक लिखी हुई कविता कि मेरे गांव की मिट्टी तेरी महक बड़ी अलबेली, अगर इसकी 2-4 लाइनें आप सुना सकें। ये शेर सुनो बच्चों कि खुली छतों के दिए कब के बुझ गए होते, खुली छतों के दिए कब के बुझ गए होते, खुली छतों के दिए कब के बुझ गए होते, कोई तो है जो हवाओं के पर कतरता है। वाह 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 वाह। शराफतों की यहाँ कोई अहमियत ही नहीं, शराफतों की यहाँ कोई अहमियत ही नहीं, शराफतों की यहाँ कोई अहमियत ही नहीं, किसी का कुछ ना बिगाड़ो तो कौन डरता है। वाह। शराफतों की यहाँ कोई अहमियत ही नहीं, किसी का कुछ न बिगाड़ो तो। तहसीन मुनव्वर साहब ये शेर सुनिए और इन बच्चों को खास तरीके से मैं मुखातिब भी कर रहा हूँ, मुतवज्जे भी कर रहा हूँ। ज़मी की कैसी वकालत हो फिर नहीं चलती, ज़मी की कैसी वकालत हो फिर नहीं चलती, जब आसमां से कोई फैसला उतरता है। वाह 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 वाह। ज़मी की कैसी वकालत हो फिर नहीं चलती, जब आसमां से कोई फैसला उतरता है। तुम आ गए हो तो कुछ चांदनी सी बातें हो, तुम आ गए हो तो कुछ तुम आ गए हो तो कुछ चांदनी सी बातें हो, ज़मीन पे चांद कहाँ रोज रोज उतरता। सवाल आपका एक मशहूर शेर है बहुत ही कि झूठ बोलने वाले कहाँ से कहाँ बढ़ गए और मैं था कि सच बोलता रह गया।
अच्छा। मुझे नहीं पता आपने उस टाइम पे क्या सोच कर ये शेर लिखा, लेकिन अब आपको नहीं लगता कि वर्तमान राजनेताओं पे शेर बिल्कुल फिट बैठता है, सटीक बैठता है? क्योंकि सर, शायरी की बात हो रही, कहाँ तुम राजनीति? वर्तमान राजनेता झूठ बोलकर सत्ता में आ जाते हैं, आपको लगता है कि हमें ठगा जाता है? शेर का ताल्लुक उनसे जुड़ता हुआ दिख रहा है मुझे तो। एक और है सर, झूठ पर आपने कहा है वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, मैं एतबार न करता तो और क्या करता। ये कॉलेज में कहा गया था किसी के लिए, या जब आपके पुराने जवानी के जमाने का शेर है, ये आपका शेर है? इतना तो ऐसा है कि जमाने तो आप तलाश कीजिए। मैं तो शेर कह के आगे बढ़ गया, लेकिन ऊपर वाले का बड़ा करम है कि गुज़िश्ता 50 साल में बहुत शेर आप लोगों की ज़ुबान तक पहुँचे, जिसको हमारे यहाँ उर्दू में ज़रबुल मिसल कहते हैं। बहुत शेर हुए बेशक। तो ये बस मेरी कोई औकात, मेरी कोई हैसियत नहीं, लेकिन बस करम है कि शेर, तो मैं ऐसे शेर सुनाता हूँ जो ज़ुबानों पर आ गए हैं, है ना। ज़रूर, जैसे आपने पढ़ा कि वो झूठ वाले कहीं से कहीं बढ़ गए। हाँ। मैंने एक वक्त कहा कि गरीब लहरों पे पहरे बिठाए जाते हैं, गरीब लहरों पे पहरे बिठाए जाते हैं, समंदरों की तलाशी कोई नहीं लेता। क्या बात है, वाह 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 वाह। अब बताइए, इससे बढ़कर हम क्या एहतजाज किया जा सकता है, ये बताइए। इस आप जो कह रहे थे ना, इससे बढ़कर क्या एहतजाज किया जा सकता है? अब हम इस पे ये शेर आपने बहुत पहले कहा, लेकिन हम आज के तनाजुर में कह सकते हैं कि नीरव मोदी भाग जाते हैं, विजय माल्या भाग जाते हैं, और छापे जो छोटे छोटे लोगों पे पड़ रहे होते हैं। अभी मैं उस इंटरव्यू में कह के आता हूँ कि नाम से शायद नाम नहीं, आपने तो बहुत पहले कहा है। ये शेर आज भी इस्तेमाल हो जाए तो उसमें आपको कोई खौफ तो नहीं आएगा? कर रहे हैं लोग, लोग कर रहे हैं इसके ऊपर। मैं तो ये कहता हूँ कि दरिया का सारा नशा उतरता चला गया। दरिया का सारा नशा उतरता चला गया। दरिया का सारा नशा उतरता चला गया। नशा उतरता, मुझको डुबोया और मैं उभरता चला गया। वाह 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 वाह। ये बच्चे यहाँ बहुत बाखबर हैं, इनको बड़े शेर याद हैं। मैं कल के शेर सुना रहा हूँ आपको। इतना बिखराव संभाला नहीं जाता मुझसे, इतना बिखराव संभाला नहीं जाता मुझसे, खुद को यूट्यूब पे डाला नहीं जाता मुझसे। क्या बात है, वाह 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 वाह। बात करते हैं तो करते हैं दिल आज़ारी की। वाह, बात करते हैं तो करते हैं दिल आज़ारी की। बात करते हैं तो करते हैं दिल आज़ारी की, दिल दुखाने की। बात करते हैं तो करते हैं दिल आज़ारी की, कोई तो होगी दवा आपकी बीमारी की। वाह 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 वाह, कोई तो होगी दवा आपकी बीमारी की। वाह। बात करते हैं तो करते हैं दिल आज़ारी की, कोई तो होगी दवा आपकी बीमारी की, और सारी दुनिया ये रखी हाथ में रह जाएगी। ऐसी सुनो कि सारी दुनिया ये रखी हाथ में रह जाएगी, कोई कीमत तो लगाए मेरी खुददारी की। क्या बात। वाह। अब मैं इस बच्चे के हुक्म की उसकी फरमाइश है, मैं पेश बस मैं इजाजत ले रहा हूँ नाज़रीन, हमारे मसाइल में आज के लिए बस इतना ही। मुझे इजाजत दीजिए, मैं आपको वसीम बरेलवी साहब के साथ छोड़ के जा रहा हूँ। वसीम बरेलवी साहब आपको जब तक चाहें और जहां तक चाहें आपके सफर को लेके जाएंगे। वसीम बरेलवी साहब। आते आते मेरा नाम सा रह गया। वाह वाह। आते आते मेरा नाम सा रह गया, उसके होंठों पे कुछ कांपता रह गया, उसके होंठों पे कुछ कांपता रह गया। रात मुजरिम थी दामन
बचा ले गई, रात मुजरिम थी दामन बचा ले गई, रात मुजरिम थी दामन बचा ले गई, और दिन गवाहों की सफ में खड़ा रह गया, दिन गवाहों की सफ में, रात मुजरिम थी दामन बचा ले गई, और दिन गवाहों की सफ में खड़ा रह गया, झूठ वाले कहीं से कहीं बढ़ गए, झूठ वाले कहीं से कहीं बढ़ गए, और मैं था के सच बोलता रह गया, सच बोलता रहेगा। देखें ये शेर नजर नाजरीन की सामने की, वो मेरे सामने ही गया और मैं, वो मेरे सामने ही गया और मैं, वो मेरे सामने ही गया और मैं, रास्ते की तरह देखता रह गया, रास्ते की तरह देखता रह गया, आंधियों के इरादे तो अच्छे न थे, आंधियों के इरादे तो अच्छे न थे, ये दिया कैसे जलता हुआ रह गया, ये दिया कैसे जल। आखिरी शेर और इजाजत, मक्ता सुन लीजिए, ये किसी जरिए से पहुंचा नहीं होगा कि उसको कांधों पर ले जा रहे हैं वसीम, उसको कांधों पर ले जा रहे हैं वसीम, और वो जीने का हक मांगता रह गया, और